हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, मेरे 2 लेक्चर्स आप लोग देख चुके हैं। ये 3rd लेक्चर है वर्क, एनर्जी एंड पावर में। ठीक है, जो पिछला लेक्चर था, पिछला मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv²। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 1/2 mv², 1/2 mv²। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी बताया है 1/2 mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट में फर्स्ट कंडीशन है मास होना चाहिए m, और सेकेंड वेलोसिटी होना चाहिए। तो जो मूवमेंट रहता है, जो मूव करती है, वेलोसिटी रहती है ना, उस वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, काइनेटिक एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, लुक हियर। पोटेंशियल एनर्जी, it is denoted by EP, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है, उसकी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ओके, उसके पोजीशन के कारण। जैसे देखो कि अगर अपन एक स्प्रिंग को दबाते हैं, जस्ट थिंक there is spring in this way, right? If and say it is connected with a plate, ये प्लेट से एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। अगर हम एक बॉल रख के इसको बहुत जोर से दबाते हैं, यहां पे बॉल रखे ऐसे और इसको ऐसा दबाए, जस्ट वी आर प्रेसिंग इट, और इसकी पोजीशन कैसी हो गई? दबाने के कारण दब गया स्प्रिंग। लुक हियर नाउ, दिस इज द पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ये बॉल रखी हुई है, हमने बॉल रखा एंड वी हैव प्रेस्ड इट इन दिस डायरेक्शन। ओके, जस्ट प्रेस इट इन दिस वे। अब अगर अपन रिलीज करते हैं इस बॉल को, ऐसा रिलीज करते हैं, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये बॉल बहुत तेजी से इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, ये बॉल क्यों गई? हम जैसे इसको दबाए तो इस दबाने के कारण इस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई, इस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई। और ये एनर्जी क्यों है? ड्यू टू इट्स पोजीशन। अभी इस पोजीशन में था, इसमें कोई एनर्जी नहीं थी। जब अपन इसको ऐसे दबाए तो इस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई, और जैसे ही छोड़ेंगे उस एनर्जी के कारण स्प्रिंग इस बॉल को इस डायरेक्शन में थ्रो करता है। सो ये जो स्प्रिंग की एनर्जी है, इसको बोलेंगे दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्यों? बिकॉज दिस इज ड्यू टू पोजिशन ऑफ दिस स्प्रिंग। ठीक है, अच्छा, ऐसी जो गुलेल रहती है, अपन गुलेल से जो खींचते हैं, मान लो गुलेल से अपन को मारना है, तो अपन क्या करते हैं कि रबड़ को ऐसे खींचते हैं, और जब खींचते हैं ऐसे रबड़ को से, ये गुलेल है, इसको स्ट्रेच करते हैं ऐसा, स्ट्रेच करने के कारण क्या होता है? अपन बहुत ज्यादा स्ट्रेच किए और यहाँ पे से एक मार्बल रख दिए, तो क्या रखिए? मार्बल। और जैसे इसको रिलीज करेंगे, व्हाट विल हैपन? दिस मार्बल विल गो इन दिस डायरेक्शन, दिस मार्बल विल गो इन दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में मार्बल जाएगी। तो ये जो थ्रो की, क्योंकि जैसे ही हमने इस गुलेल की इस रबड़ को खींचा, ड्यू टू दिस पुलिंग, इस पुल करने के कारण इस रबड़ में एक एनर्जी स्टोर हो गई। ये एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, नॉर्मल में नहीं थी। जब अपन इसको खींचे तो जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और जैसे ही रिलीज करेंगे
तो ये इस एनर्जी के कारण ये मार्बल इट विल थ्रो अवे, सो दिस एनर्जी मीन्स हियर इन स्प्रिंग दिस वन, ये गुलेल में ये, सो दिस इज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी। अपन जो बच्चों को खिलौना रहता है कार, ऐसे करके चाबी भरते हैं, चाबी भरे और उसको छोड़ दो तो कार चलने लग जाती है, टॉय कार चाबी वाली। क्यों? क्योंकि उसमें जो स्प्रिंग रहता है, उस स्प्रिंग में कार में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है एंड ड्यू टू दैट एनर्जी द कार स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पहले अपन देखे थे लास्ट सेशन में काइनेटिक एनर्जी, ये थी काइनेटिक एनर्जी। अभी हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलेंगे ईपी, इट विल बी डिनोटेड बाय पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन के कारण जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट, उनमें पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं जी, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है उसको जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते हैं कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या ड्यू टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, अपन पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण। ठीक है, अच्छा हमको क्या समझना है, हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। एनर्जी किसके इक्वल होती है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मैंने पहले आपको कराया है। ठीक है, आप पिछला सेशन ध्यान दो, रिवाइज करो। वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, वर्क डन इक्वल टू एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, से दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, अर्थ सरफेस में ये मास m रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को अपन उठा के ले गए कहां तक? हाइट h तक। इस हाइट h पे इस ऑब्जेक्ट को ले जाके रख दिए m। नाउ लुक हियर, what did we do? Just lift it up to height h, यहां तक ले गए। अब हमको देखना है कि यहां से यहां ले गए तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अपन मानते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी 0 है। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है, सिंपल ऑब्जेक्ट, इट इज इन रेस्ट। ठीक है, तो इसमें कोई एनर्जी नहीं है, ऐसे करके रेस्ट पे रखी हुई है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम h हाइट तक ले गए। मैंने क्या बताया है? पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन के कारण। अब ये पोजीशन इसकी क्या हो गई? h मीटर अबव द ग्राउंड। यहां इस पे हमको देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताया है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क डन। ठीक है, हम ये देखते हैं कि यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क लगा। वर्क बताओ, वर्क डन, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले जाने में कितना वर्क लगा। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फिर से हम लिखते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट m है तो इसका वेट कितना हो जाता है? मास इंटू g, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमेशा याद रखना कि जब ऊपर उठाते हैं तो एक्सलेशन को अपन g से रिप्लेस कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? g, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन g होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। और इसको अपन जनरली कैलकुलेशन के लिए ऐसा भी लिख लेते हैं
10 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। ओके, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल टाइम। ओके, सो मास इंटू एक्सलेशन बोलते हैं यहाँ पे, फोर्स को क्या बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। लेकिन जब ऊपर उठाते हैं फोर्स इक्वल टू होता है, यू नो इट, मास इंटू एक्सलेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं मींस वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जी, वो जो जी नीचे की तरफ खींच रहा है, जी नीचे की तरफ को खींच रहा है, तो एक्सलेशन क्या है, जी है। तब अपन क्या बोलते हैं, ए को रिप्लेस कर देते हैं जी से, फोर्स इक्वल टू एम इंटू जी, एम जी। ठीक है, ये एम जी के इक्वल होता है। हमेशा याद रखेंगे कि जब अपोजिट डायरेक्शन में अपन ले जाते हैं तो ये फोर्स एम जी के इक्वल होता है, मास इंटू एक्सलेशन, मास इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन। और जी की वैल्यू 9.8 या 10, इट डिपेंड्स। ओके, सो फोर्स एम जी इंटू एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से यहां तक अपन ले गए, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट क्या है, लुक हियर, ये हाइट कितनी है, h, हाइट कितनी है, h, यहां से h, डिस्प्लेसमेंट मींस h आ गया है, एम जी एच। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एम जी एंड डिस्प्लेसमेंट h, एम जी एच, वर्क डन एम जी एच। जितना वर्क किए हैं इसमें, इसको यहां से यहां तक ले जाने में जो वर्क किए हैं, वो वर्क इसमें किस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के। मैंने बताया जो भी वर्क डन है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी के इक्वल होता है। सो हियर वी विल राइट पोटेंशियल एनर्जी EP इक्वल टू mg h। ठीक है, EP इक्वल टू mg h, ये डिराइव हो गया ये इक्वेशन, राइट। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h, किसी भी हाइट h पर, हाइट h पर एक ऑब्जेक्ट है मास m का, उस m के मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mg h। ये याद रखना है हमको। अब हम दो चीज याद रखेंगे, क्या, जो मैंने पहले बताया था, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर वेलोसिटी v है तो 1/2 mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी हाइट h है तो mg h। ठीक है, तो एक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर बनती है मैकेनिकल एनर्जी। आपको याद रखना है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल ये हो गया, राइट इट प्रॉपर्ली एंड राइट इट ऑन योर कॉपी, दैट मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू ई जो होती है वो होती है ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस ई पी मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड कर देते हैं तो जो टोटल एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ई के मैंने क्या बताया था, ई के इक्वल टू व्हाट, 1/2 mv², 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mg h। ओके, सो ये किसके इक्वल टू रहेगी, इक्वल टू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, टोटल एनर्जी E, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। और ये दोनों जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कहती है कांस्टेंट रहती है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये याद रखोगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अपन आगे देखते हैं, चलो
लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसको लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, मींस जो एनर्जी है नाइदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ओके, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड एंड it can't also not be destroyed, so energy remains constant, it can be transferred from one form to other form। कोई भी एनर्जी को अपन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो सकती है? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, अगर अपन लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं तो, और अगर अपन फैन चला रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, फैन इज मूविंग। ठीक है, हीटर जल रहा है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म। ओके, सिमिलरली ऑल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म, बट इट कांट बी क्रिएटेड, इट कांट बी डिस्ट्रॉयड। सो you should remember it very well. So total energy, that is E equal to constant, that is kinetic energy plus potential energy equal to constant। ठीक है, समझ गए? इसको अपन प्रैक्टिकल करके देखते हैं, समझ के देखते हैं कि कांस्टेंट कैसे है। किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आनी चाहिए। चलो कुछ क्वेश्चन। Yes, solve question. A body of mass 50 kg. Question. A body of mass 50 kg is raised to a height. Is raised to a height of 8 meter, of 8 meter above the earth's surface, above the earth's surface. Calculate the energy, calculate the energy stored in it. Calculate the energy stored in it. Okay, and you have to assume G equal to 9.8 meter per second. Okay, so a body of mass 50 kg is raised to a height of 8 meter. एक ऑब्जेक्ट है 50 kg का। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट यू शुड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। ठीक है, खुद से वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सॉल्व करो। नहीं बनेगा तो फिर वीडियो देखना, बाकी बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो मैंने बताया वही है। ओके, ट्राई करो। चलो फटाफट स्टार्ट। कर लिया ट्राई? 1 2 3 4 5 डन। चलो देखते हैं नाउ। बॉडी ऑफ मास 50 kg, 50 kg इज राइज टू ए हाइट, किस हाइट तक? टू हाइट ऑफ 8 मीटर। 8 मीटर ऊपर इसको उठाया कर, है ना? यहां पे आ गया 50 kg, यहां पे आ गया 50 kg। क्या होता है बताओ? इसमें कौन सी एनर्जी रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, है ना? यहाँ पे उठा के यहाँ रख दी, कोई वेलोसिटी नहीं है इसमें, है ना? ड्यू टू इट्स पोजीशन, इस पोजीशन के कारण इसमें क्या रहेगी? पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी ईपी इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था, mgh।
mgh, that is m 50 kg into g 9.8, g की वैल्यू 9.8 है and height is 8 meter. Okay, 8 5 is 40, 400 into 9.8, again multiply, 4 8 is 32, 4 9 is 36 and 3 39, 1 digit के बाद डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट. लुक हियर 3920 इसकी वैल्यू आई 3920. काइनेटिक एनर्जी इतना जूल. ओके, पोटेंशियल एनर्जी ईपी, काइनेटिक नहीं है पोटेंशियल है, ईपी इक्वल टू 3920 जूल. मीन्स इसमें 3920 जूल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है. ओके, डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, a body of mass 5 kg is placed at a certain height from surface of earth. Okay, a body of 5 kg. Question, a body of 5 kg is placed at a certain height of from the earth surface. Okay, from the earth surface, its potential energy is 400 joule. Its potential energy is how much? 400 joule. 400 joule. Find height and g equal to, you have to put 9.8 meter per second. It's okay. How to solve this question? A body of mass 5 kg is placed at a certain height. 5 kg मास है, 5 kg. It is placed at a certain height and its potential energy EP, potential energy equal to, we know, mgh. potential energy 400 जूल है. potential energy 400 जूल है. मास इसका कितना है? 5 kg. g equal to, we have to put 9.8 and we don't know height. mgh, इस हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इट विल बी mgh and mgh इक्वल टू दिस वन. सो h इक्वल टू व्हाट? ये दोनों मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड कर देंगे. h इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9.8. 5 8 जब 40, दिस इज 80 अपॉन 9.8. 80 अपॉन 9.8. h इक्वल टू 80 अपॉन 9.8. इसको सॉल्व कर लेना स्टूडेंट्स. 9.8 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 800 अपॉन 98. डिवाइड करके देखना इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, इसका आंसर ये 10 होता तो 8 आता. 8 पॉइंट समथिंग हाइट आना चाहिए, 8 पॉइंट समथिंग मीटर. ओके, डिवाइड करना है, केवल डिवाइड तुम लोग करो, इतना आना चाहिए डिवाइड करना. ओके, यू विल गेट आंसर. याद रखना 8 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, क्योंकि 10 होता या ये 100 होता, 100 होने से 8 आ जाता. 100 से थोड़ा सा कम है, इसलिए ये थोड़ा सा, इट विल बी अ लिटिल मोर देन 8 मीटर. हाइट आएगी 8.1 8.2 मीटर. ओके, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं.
पोटेंशियल एनर्जी ईपी, काइनेटिक एनर्जी ईके। ओके, बहुत टफ है। टफ नहीं है, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, इजी है ना। टफ कुछ नहीं है, भूलते जा रहे हो पिछला, याद करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करोगे तभी बनेगा। ओके, रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिवीजन करो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलो अब अपन को पढ़ना है पावर। व्हाट इज पावर? लेट्स लर्न पावर। पावर क्या है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो पावर का मतलब, पावर मीन्स एक्चुअली समझ सकते हैं स्ट्रेंथ, ताकत, है ना। पावर मीन्स ताकत। अब जैसे देखो, अगर ऐसा बोले से दिस वन, इतना यहां पे कुछ सामान रखा हुआ है, जस्ट थिंक, इसको यहां पे ले जाना है। यू हैव टू पुट दिस थिंग हियर। एक ये जो है, ये इस वर्क को 1 आवर में करता है, बी इसको बहुत टाइम लगाता है, इसको 4 आवर में करता है। लुक हियर, द वर्क डन बाय ए इन 1 आवर एंड वर्क डन बाय बी इन 4 आवर। ठीक है, तो वर्क तो दोनों बराबर कर रहे हैं। ये भी इसको यहां पे ले जाके रख दिया, ए, बी भी इसको यहां पे ले जाके रख दिया। वर्क तो दोनों कर रहे हैं, वर्क दोनों केस में बराबर हो रहा है। इस सामान को यहां ले जाना था, मींस इस वर्क को करना था, तो ए टुक 1 आवर, वेज बी टुक 4 आवर। ठीक है, पावर किसका ज्यादा है बताओ? अभी देख के तुम लोग बता सकते हो कि ए का पावर ज्यादा है कि बी का। वर्क दोनों बराबर किए हैं, ये भी यहां से यहां तक ले गया, बी भी यहां से यहां तक ले गया, दोनों उस काम को पूरा पूरा कर दिए। वर्क हो गया, दोनों किए 100%, लेकिन ए किया 1 आवर में, बी किया 4 आवर में, है ना। किसका पावर ज्यादा है? अपन इजीली बता सकते हैं कि ए बहुत जल्दी कर दिया, 1 आवर में उस काम को कर दिया, मींस ए का पावर ज्यादा है ना। बी उस वर्क को बहुत धीरे धीरे किया, 4 आवर्स लगा दिया, है ना। तो अपन को एक्चुअली ये देखना है कि पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, माने एक यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड में कोई कितना काम कर सकता है पर सेकेंड। जो वर्क 1 सेकेंड में होता है उसे बोलते हैं पावर। ठीक है, तो वर्क जितने जल्दी हो, तो रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ये याद रखेंगे कि 1 सेकेंड में जो वर्क होता है, वर्क डन इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं पावर, या वर्क डन इन यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ वर्क डन। जो वर्क होता है उसका रेट, किस स्पीड से काम हो रहा है, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। और पावर इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन T, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम जितना कम रहेगा पावर उतना ज्यादा रहेगा, मीन्स एक वर्क को करने में जितने जल्दी काम करेंगे पावर उतना ज्यादा होगा। पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ वर्क डन दैट इज वर्क डन इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये पावर का है। और पावर का जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है वॉट। यूनिट इक्वल टू वॉट। वॉट किसको बोलेंगे? 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में अगर होता है, 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में, वर्क तो बहुत देर में भी हो सकता है, जल्दी भी हो सकता है। अगर 1 जूल वर्क है, जूल जानते हो तुम लोग, यूनिट, वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। 1 जूल वर्क, टाइम का यूनिट होता है 1 सेकेंड में, तो पावर का क्या होगा? W अपॉन T, जूल पर सेकेंड, एंड 1 जूल पर सेकेंड दैट इज जूल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं 1 जूल
वर्क पर सेकेंड एंड इट इज इक्वल टू 1 watt. 1 watt means if a machine is doing 1 joule of work in 1 second means एक मशीन क्या कर रही है, 1 जूल वर्क कर रही है 1 सेकेंड में, तो अपन उस मशीन को बोलेंगे, उस मशीन का पावर क्या है 1 वॉट. 1 वॉट. एक बल्ब भी है, एक बल्ब क्या कर रहा है 1 जूल वर्क कर रहा है, 1 जूल वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, तो उसका पावर क्या हो जाएगा 1 वॉट. ठीक है, 1 वॉट. 1 वॉट. अगर अपन बोलते हैं ना 100 वॉट का बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब, इसका क्या मतलब हुआ 100 वॉट पर सेकेंड. 100 वॉट या 100 जूल पर सेकेंड. 100 जूल वर्क कर रहा है मींस 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है. याद रखना, वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी. तो 100 जूल एनर्जी पर सेकेंड अगर कंज्यूम करता है तो उसको हम बोलते हैं 100 वाट का बल्ब है. ठीक है, अच्छा ये समझ में आ गया. किलोवाट, अगर 1000 वाट हो तो उसको बोलते हैं 1 किलोवाट. अपन एक चीज याद रखेंगे कि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट. ओके, 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट. ठीक है, ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा. फर्स्ट टाइम डेफिनेटली टर्म्स नए नए बनते जाते हैं. इट्स लुक a little difficult to memorize, but if you again and again revise it, you will be very familiar with these words. बहुत इजी वर्ड हैं जो आगे लगातार यूज होंगे, हर क्लास में यूज होना है, और ये बहुत बेसिक्स हैं, इसके बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो ये कॉमन चीज है. जब तक अपन इसको समझने के साथ बहुत अच्छे से याद नहीं रखेंगे तब तक आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे. ठीक है, जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, निकालना आ गया, याद होना चाहिए 1/2 mv². पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh. ठीक है, 1 वॉट किसको बोलते हैं, 1 वॉट पावर होता है 1 जूल वर्क पर सेकेंड. 1000 वाट मीन्स 1 किलोवाट. 1 किलोवाट इज 1000 वाट. ठीक है, अच्छा अब देखो हमको लिखना है एनर्जी कंजम्पशन. लेट्स मूव. एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजम्पशन. लिसन, इफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट क्या होता है आप लोग जानते हो, अभी मैंने बताया, एक बार और देख लो 1 किलोवाट क्या होता है. ठीक है, 1 किलोवाट की एक मशीन है, एक मशीन है 1 किलोवाट की, मींस वो क्या कर रही है पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड 1000 जूल वर्क कर रही है, 1000 जूल. ठीक है, पर सेकेंड. अगर ये 1 किलोवाट की मशीन 1 आवर तक चलती है, 1 आवर तक चलती है, कब तक चलती है, वर्क्स फॉर 1 आवर, देन एनर्जी कंजम्पशन विल बी किलोवाट आवर. फिर एनर्जी कंजम्पशन क्या हो जाएगा, देन एनर्जी कंजम्पशन इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. ठीक है, 1 किलोवाट आवर. ओके, चलो इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन बनाते हैं. जूल, जूल में कन्वर्ट करना है हमको. कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल. ठीक है, 1 किलोवाट आवर को किसमें कन्वर्ट करना है, जूल में. देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 किलोवाट मीन्स क्या, 1000 वाट. 1000 वाट क्या हो रहा है इसमें, 1 किलोवाट
आवर का मतलब समझ लो बच्चों, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, दिस इज एनर्जी कंजम्पशन। 1 किलोवाट आवर माने एनर्जी कंजम्पशन, मींस 1 किलोवाट की मशीन कब तक चल रही है, 1 आवर तक चल रही है। अपन ऐसा बोल सकते हैं 1000 वॉट की मशीन कब तक चल रही है, कब तक चल रही है, 1 आवर तक। तो हम जान गए कि 1000 वॉट की मशीन है, कितने सेकंड तक चल रही है, 1 आवर मीन्स 60 इंटू 60 सेकेंड तक चल रही है, 60 इंटू 60 सेकेंड। तो किलोवाट को वॉट में चेंज कर दिए और आवर को सेकेंड में। नाउ इट विल बी 1000 वॉट इंटू 6 is 36 and 00 वॉट सेकेंड। ये किसमें बदल गया, वॉट सेकेंड। तो अपन लिख सकते हैं 1000, नो प्रॉब्लम विथ इट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 3.6 इंटू 1000, ठीक है, हमने यहाँ पे लगा दिया डेसिमल, 3.6 इंटू 1000 मीन्स ये कितना हो गया, दैट इज 3.6 इंटू 3 प्लस 3 60 है, मीन्स 10 टू द पावर 6 किसमें बदल गया, ये हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, वॉट सेकेंड में। वी हैव कन्वर्टेड इनटू किलोवाट को वॉट में और आवर को सेकेंड में, आवर को सेकेंड में, मींस इतना वॉट सेकेंड, इतना वॉट, इतने वॉट की मशीन या इतने वॉट का इक्विपमेंट अगर 1 सेकेंड तक चलता है तो ये हो गया। और वॉट सेकेंड मींस क्या होता है, जूल। अपन ने देखा है जूल, है ना, वॉट पर सेकेंड, है ना। अगर 1 वॉट का बल्ब 1 सेकेंड तक जलता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क या 1 जूल एनर्जी। तो वॉट सेकेंड हो गया, इट विल बी 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ओके, so you should remember this one, this is very important। 1 kilowatt hour equal to 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ओके, एनर्जी है, इतनी एनर्जी है ना, इतनी एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है। इतनी एनर्जी कंजम्पशन होगा कब, जब 1 किलोवाट की मशीन 1 आवर तक चलेगी। इफ there is a question arise, if a pump of power 1 kilowatt works for 1 hour, find energy consumption by that pump in 1 hour, means 1 hour तक चल रहा है, उसका एनर्जी कंजम्पशन अगर जूल में निकालना है तो अपन ऐसा निकालेंगे, इट्स एनर्जी कंजम्पशन विल बी 3.6 into 10 to the power 6 जूल। ओके, सो प्रैक्टिस इट। ओके, चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इसके बेस पे। A woman completes a work of 300 joule in 5 seconds. Question: a woman completes a work of 300 joule in 5 seconds. In 5 seconds. How much energy did she spend? Okay. How much energy did she, how much energy did she spend? Okay, right. एनर्जी पर सेकेंड एक्चुअली होना चाहिए, हाउ मच एनर्जी डिड शी स्पेंड पर सेकेंड, द बेटर वे है पर सेकेंड। ओके, पर सेकेंड माने पावर ही बताना है अपन को पर सेकेंड। सो वर्क कितना है, 300 जूल का वर्क है जिसको कर रही है 5 सेकेंड में। वी नो दैट पावर इक्वल टू वर्क अपॉन
टाइम एंड वर्क कितना है 300 जूल। 300 जूल इस वर्क को कर रही है 5 सेकेंड में। 5 6 30 60 मीन्स 60 जूल of work per second. She is doing 60 joule per second. So power equal to 60 joule per second or power equal to 60 watt भी बोल सकते हैं या 60 joule per second. Okay? Per second वो वर्क जो कर रही है वो 60 joule वर्क कर रही है per second में। टोटल एनर्जी कंजम्पशन तो सेम होगा। 300 जूल वर्क कर रही है मीन्स 300 जूल ही इसका एनर्जी कंजम्पशन होगा। अगर क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी डिड शी स्पेंड, तो जितना वर्क किए उतनी एनर्जी, आंसर आएगा 300 जूल। सेम थिंग इज देयर। पर सेकेंड कितना वर्क कर रही है, तो दैट इज पावर, दैट इज पावर। ओके, ठीक है। A boy of 50 kg mass climbs, question, a boy of 50 kg mass climbs 30 stairs in 10 seconds. 30 stairs in 10 seconds. If height of each stair, if height of each stair is 15 centimeter, 15 centimeter, then calculate his power. Calculate his power. G equal to 10 m per second. It is written that G equal to 10 m per second. Okay. Okay, let's begin. You try yourself. Okay, खुद से ट्राई करो, इजी है, पावर निकालना है। Pause the video and try it. 1 2 3 4 5. Done. Okay, let's start solution. A boy of 50 kg mass, 50 kg मास है, अपन यहाँ बना लेते हैं। 50 kg मास है इस बॉय का। What does he do? He climbs 30 stairs. 30 stairs ऊपर चलता है और each stair, if the height of each stair is 15 centimeter, 15 centimeter, तो टोटल हाइट अपन निकाल लेते हैं पहले। हाइट कितनी है बताओ, तो कितना हाइट चल रहा है वो? हाइट चल रहा है एक स्टेयर 15 सेंटीमीटर और टोटल कितनी है 30 स्टेयर्स हैं ऐसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30 स्टेयर्स। सो 15 इंटू 30 कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 4.5 मीटर हाइट आ गई। मीन्स ये हाइट ऊपर कितना चढ़ा, ये चढ़ रहा है 4.5 मीटर। ओके, ठीक है, 4.5 मीटर ऊपर चढ़ा ये इन 10 सेकेंड। टाइम कितना है 10 सेकेंड। कितनी देर में चढ़ा, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड है। बताओ क्या हुआ, वर्क डन या एनर्जी कितनी होगी mgh, कितना होगा mgh। हमको क्या निकालना है इसका पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू वर्क डन इन यूनिट टाइम w अपॉन t। w क्या होता है इस केस में, अगर ग्रेविटेशन के अगेंस्ट चल रहा है mgh बोलते हैं इसको। सीधा सीधा अगर कोई हाइट ऊपर जा रहा है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो लिखते हैं अपन, लुक हियर, इसको देखो बच्चों, अपन लिखते हैं F इंटू एस। कब लिखते हैं, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जब वर्क किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है। अगर ऊपर हो रहा है तो फोर्स को अपन मान सकते हैं mg और ये s क्या है, हाइट है mgh। तो F इंटू एस को mgh अपन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आएगा।
कैसे बनाए, तो अपन वर्क डन को लिख दिए mgh, m कितना है, वर्क डन कितना है mgh अपॉन टाइम t, ओके। m मींस 50, g 10 एंड हाइट कितना चढ़ा वो 4.5 मीटर, mgh अपॉन 10, ठीक है, mgh अपॉन 10। वेज डस्टर कहाँ गया, दिस वन, okay, let's calculate, only calculation is required, just cut in this way, it is 4.5 into 50, 4.5 into 50 कैसे आ जाएगा, 4.5 into 50 इक्वल टू 0, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 प्लस 2 20, 2 1 225 जूल। हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, मैंने क्या किया, ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, इसमें मिस्टेक मत करना। लुक हियर, आई हैव कन्वर्टेड दिस सेंटीमीटर इनटू मीटर, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, ठीक है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्टेंस को हम मीटर में ले रहे हैं, टाइम को सेकेंड में ले रहे हैं और वेट को किलोग्राम में ले रहे हैं। कहीं पे अगर ग्राम है तो उसको किलोग्राम में चेंज कर लो, ऐसे ही करेंगे तभी जो फोर्स है न्यूटन में आता है, फोर्स किस में आता है, न्यूटन में आता है, और अपना वर्क जो है वो जूल में आता है, ठीक है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। पावर किस में आता है, पावर वॉट में आता है, वॉट, या फिर किलोवाट में आता है। कब, जब हम मीटर सेकेंड केजी इनमें लेते हैं, ध्यान रखना। अगर h हाइट को सेंटीमीटर में ले लेंगे तो पूरा कैलकुलेशन ड्यू टू यूनिट बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यूनिट को अपन प्रॉपर वे में लेना है। ठीक, पावर हो गया, पावर मींस रेट ऑफ वर्क डन, मींस वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। पावर होता है वॉट या किलोवाट, और उसके बाद एनर्जी कंजम्पशन भी देख लिए, एनर्जी कंजम्पशन भी देख लिए, ठीक है। किलोवाट आवर एंड किलोवाट आवर को जूल में भी चेंज करना आ गया। तो ये जो चैप्टर था हमारा, ये ऑलमोस्ट डन। इसको पूरा अच्छे से बनाओ और प्रैक्टिस करो, बाकी पूरा कंसेप्ट इस चैप्टर का क्लियर हो गया। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।